हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है फिर से एनटी अभ्यास के जेई मेंस टेस्ट सीरीज में। आज के पेपर हम डिस्कस करेंगे 11 एंड 12 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्वेश्चंस। लेट्स स्टार्ट। तो हमारे पास पहला क्वेश्चन है टेस्ट नंबर 11 का। द फॉर्मेशन ऑफ साइनोहाइड्रीन फ्रॉम एसीटोन इज विच टाइप ऑफ रिएक्शन। तो हमारे पास एसीटोन क्या होता है? एसीटोन हमारे पास होता है इस तरह का मॉलिक्यूल CH3 C डबल बॉन्ड और CH3। साइनोहाइड्रीन फॉर्मेशन में क्या होता है? इनिशियली H प्लस अपने पास रहेगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा, क्या हो, बेस अटैक कर रहा है तो यहाँ पर डबल बॉन्ड OH प्लस। ठीक है, तो इससे क्या हो जाएगा? यहाँ पर अब साइनाइड का अटैक होता है। ये साइनाइड क्या है? एज ए न्यूक्लियोफाइल अटैक कर रहा है यहाँ पर। तो यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल की तरह अटैक कर रहा है, प्लस क्या हो जा रहा है? ये न्यूक्लियोफाइल यहाँ पर इस मॉलिक्यूल में ऐड भी हो जा रहा है। तो ये कौन सी रिएक्शन हो जाएगी? ये हमारी हो जाएगी न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। ठीक है, तो हमारा कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा? ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 बोला गया द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन इज। द कार्बन कार्बन बॉन्ड डिस्टेंस इन बेंजीन, तो बेंजीन में हमें देखना है। तो हमारे पास बेंजीन का स्ट्रक्चर आप बना लीजिए। बेंजीन में हमारे पास क्या दिया हुआ है? ये कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर है। ठीक है, बेंजीन में क्या हो रहा है? यहाँ पर सिंगल पाई बॉन्ड इस तरह से फॉर्म हो रहा है। दैट मीन्स यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से जो बॉन्ड लेंथ है कार्बन कार्बन बॉन्ड इन बेंजीन वो क्या होगी? अपने किससे ज़्यादा होगी? ये डबल बॉन्ड से ज़्यादा होगी। और किससे कम होगी? सिंगल बॉन्ड से कम होगी। ठीक है, बॉन्ड लेंथ का ऑर्डर कुछ इस तरह से होगा, ये इंटरमीडिएट रहेगी। तो हमारे पास पहला स्टेटमेंट है लॉन्गर देन सिंगल बॉन्ड, तो ऐसा नहीं है, लॉन्ग सिंगल बॉन्ड से तो कम होती है, तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है। लॉन्गर देन डबल बॉन्ड, तो डबल बॉन्ड से ज़्यादा होती है बेंजीन इंटरमीडिएट स्टेट में, ये वाला स्टेटमेंट सही है। सी डबल बॉन्ड से छोटा, ये नहीं है। ट्रिपल बॉन्ड से भी छोटा, गलत है। तो हमारा जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 9 विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड इन हेलोफॉर्म रिएक्शन। तो हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या होता है कि हमारे पास में कोई भी कंपाउंड जिसमें मिथाइल कीटो ग्रुप प्रेजेंट हो, ये किसके साथ रिएक्शन करे? कोई भी हेलोजन विद NaOH, तब हमारे पास हेलोफॉर्म का फॉर्मेशन होता है। बट यहाँ पर हेलोजन क्या, फ्लोरीन नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होने की वजह से ये रिएक्शन शो नहीं करेगा और क्या नहीं बनाएगा? CHF3। ठीक है, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास जो फाइनल में क्या बनता है, इस तरह से CF3 माइनस बनेगा। तो ये क्या है? स्टेबल एनायन है, स्टेबल एनायन है, इस sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है इसका। तो ये क्या होगा? एसिड जो बना है उसके साथ प्रोटॉन लेके स्टेबलाइज होने की कोशिश नहीं करेगा और फ्लोरोफॉर्म जो अपने को बोल रहे हैं अपन वो फॉर्म नहीं होगा। पर बाकी CHCl3 CHI3 CBr3 सबके सब बन जाएंगे, क्योंकि इनके जो आयंस होते हैं CCl3 माइनस CBr3 माइनस, ये सब स्लाइटली अनस्टेबल होते हैं। ठीक है, तो ये क्या करेंगे? H प्लस को लेके स्टेबलाइज होने की कोशिश करेंगे। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा क्या? हेलोफॉर्म रिएक्शन में क्या नहीं बनेगा? CHF3। इस पॉइंट को आप याद भी रख सकते हैं, इसलिए हमारा जो आंसर है यहाँ पर ऑप्शन ए है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 16 में पूछा गया है कि कंपाउंड ए ऑफ मोलिकुलर फॉर्मूला C4H10O ऑन ट्रीटमेंट विद लोकस रिएजेंट एट रूम टेम्परेचर गिव्स कंपाउंड बी व्हेन कंपाउंड बी इज हीटेड विद अल्कोहलिक KOH गिव्स आइसोब्यूटीन। तो हमारे पास ए कंपाउंड है जिसका मोलिकुलर फॉर्मूला है C4H10O। तो इसका हम डिग्री ऑफ अनसेचुरेशन यदि निकालेंगे तो हमारे पास क्या आएगा? 4+1 माइनस H प्लस एक्स बोलते हैं, तो H प्लस एक्स माइनस N/2। तो ये डी आ रहा है 0। डेट मीन्स यहाँ पर कोई भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड नहीं होगी। तो ये क्या होगा? ये अल्कोहल या ईथर होगा, क्योंकि एक ऑक्सीजन है। अब इसकी रिएक्शन के साथ कराई लुकास रिएजेंट के साथ। तो लुकास रिएजेंट के साथ किसकी रिएक्शन होती है? एल्कोहल्स की होती है। तो यहाँ पर कंफर्म हो गया कि ये क्या है? एल्कोहल ही है। लुकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन कराने पर हमारे पास बी बना, जो क्या बनेगा? हैलाइड बनेगा। हैलाइड की आपने किसके साथ रिएक्शन कराई? एल्कोहलिक KOH के साथ। एल्कोहलिक KOH के साथ में एल्कीन का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो एल्कीन क्या बना? एल्कीन यहाँ पर आइसोब्यूटीन बना। अब इस आइसोब्यूटीन से अपने को हैलाइड बनाना है, तो यहाँ पर एलिमिनेशन किसका हुआ होगा? अपन क्लोरीन मोस्ट स्टेबल स्टेट पे लगा दें, यहाँ पे HCl का रिमूवल होगा, तो ये एलाइड बन गया। इसी के रेस्पेक्ट में यदि अपने को एल्कोहल बनाना हो तो एल्कोहल अपने पास कौन सा होगा? जहाँ पे हेलोजन लगा हुआ है वहाँ पे सिंपली OH ग्रुप लगा दीजिए। अब इन दोनों के नाम लिखिए, तो ये क्या है? अपने पास नंबरिंग कीजिए 1 2 3। तो ये 2 पे मिथाइल है, 2 मिथाइल प्रोपेन, और 2 पोजीशन पे ओल, प्रोपेन टू ओल। इसी तरह से ये क्या हो जाएगा? ये भी हो जाएगा 2 मिथाइल 2 क्लोरो, क्योंकि क्लोरो तो फंक्शनल एज ए प्रीफिक्स की तरह यूज होता है। फिर प्रोपेन। तो ये दोनों ऑप्शन कहाँ मैच कर रहे हैं? क्योंकि अपने को ए और बी के नाम यहाँ पर लिखने थे। तो यहाँ पर 2 मिथाइल 2 प्रोपेनॉल पहला ऑप्शन दिया हुआ है।
2 मिथाइल 2 क्लोरोप्रोपेन, ये भी दिया हुआ है। दैट मीन्स हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग एग्जिबिट्स टोटोमेरिज्म। टोटोमेरिज्म के लिए हमारे पास कैसा होना चाहिए ग्रुप कि हमारे पास X डबल बॉन्ड Y कुछ -m टाइप का और उसके अल्फा पोजीशन पे हाइड्रोजन होना चाहिए, अल्फा हाइड्रोजन, तब वहाँ पे टोटोमेरिज्म पॉसिबल हो सकती है। ये डबल बॉन्ड X हो जाएगा और यहाँ पर ये YH। ठीक है, तो इस तरह से हमारे पास में कौन सा अरेंजमेंट दिया हुआ है, यहाँ पर अल्फा H नहीं है, यहाँ पर ये नाइट्रोसो है, यानी नाइट्रोसो में हमारे पास RCH2 N डबल बॉन्ड O, ये नाइट्रोसो है। टोटोमेरिज्म कराएंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, RCH डबल बॉन्ड NOH, ये ऑक्साइम का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो हमारी ये जो टोटोमेरिज्म है कौन सी है, नाइट्रोसो ऑक्साइम टोटोमेरिज्म, इसलिए हमारा ऑप्शन डी जो है वो नाइट्रोमेरिज्म सॉरी क्या टोटोमेरिज्म शो करेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड फॉर द कन्वर्जन ऑफ 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन। तो 1 मिथाइल साइक्लोपेंटीन का स्ट्रक्चर अपन बना दे, हमने ये बना दिया स्ट्रक्चर, यहाँ पे 1 मिथाइल लगा दिया और साइक्लोपेंटीन ये बना दिया। ठीक है, अब इसमें हम देखें कि हमारे पास जो ड्यूटेरियम है वो कहाँ पे हो रहा है, लेस हिंडर्ड साइड पे हो रहा है और हाइड्रोजन यहाँ पे हो रहा है। यहाँ पर ये सब हाइड्रोबोरेशन ऑक्सीडेशन है जो कि किस प्रोसेस को फॉलो करता है, एंटी मार्कोनिकॉफ। तो एंटी मार्कोनिकॉफ रूल के हिसाब से हमारे पास जो BD3 का जो भी हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम अपने पास जाएगा वो कहाँ जाएगा, मोर क्राउडेड पे। तो मोर क्राउडेड पे अपने पास हाइड्रोजन है, इसके रेस्पेक्टिव अपने पास यहाँ पे क्या होगा BH3, और लेस क्राउडेड पे जो हाइड्रोजन है ड्यूटेरियम आ रहा है वो किससे आएगा, अपने पास CH3COOH है। तो यहाँ पे ड्यूटेरियम है तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, CH3COOD। तो हमारे पास इस कन्वर्जन के लिए कि हमारे पास इससे ये बना रहे हैं, ये रिएजेंट्स होने चाहिए जो कि कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, BH3 देन CH3COOD, यानी ऑप्शन बी जो हमारा हो जाएगा वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 21 में एक कार्बोनिल कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O है, विच इज़ ए बेंजीन डेरिवेटिव गिव्स ऑरेंज PPT विद 2,4-DNP। तो 2,4-DNP के साथ में यदि ऑरेंज PPT दे रहा है तो इट मस्ट बी एन कार्बोनिल कंपाउंड, क्योंकि कार्बोनिल कंपाउंड ही अपने पास 2,4-डाइनाइट्रोफेनिल हाइड्रोजन के साथ में क्या बना देंगे, एक कंपाउंड का फॉर्मेशन करते हैं वाटर के रिमूवल के बाद में, जो क्या होता है ऑरेंज येलो ऑरेंज PPT का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, तो हमें इससे कंफर्म हो गया कि हमारे पास क्या है, कीटोन या एल्डिहाइड होगा। इसके बाद में दिया हुआ है कि हमारे पास ये येलो PPT देता है किसके साथ, I2 विद NaOH के साथ। तो ये कौन सी रिएक्शन है, हेलोफॉर्म रिएक्शन, कि हमारे पास CH3C डबल बॉन्ड O ग्रुप का प्रेजेंट होना ज़रूरी है वहाँ पर, क्योंकि ये क्या करेगा I2 विद NaOH के साथ में रिएक्शन बनाकर CH3 का फॉर्मेशन कर लेगा। तो अपने पास मॉलिक्यूलर फॉर्मूला C9H10O एक बेंजीन स्ट्रक्चर होगा, उस बेंजीन स्ट्रक्चर पे अपने पास क्या है, उसके पास में हमारे पास C डबल बॉन्ड CH3 है। ठीक, इसके अलावा अब हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है वो देखना है। तो यहाँ पर इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला चेक करेंगे तो अपने पास एक मिथाइल यूनिट की एक कार्बन की प्रेजेंस होनी और जरूरी है कि 6 कार्बन ये हो गए, 2 एक हो, तो मिथाइल कहाँ पे आ सकता है, मिथाइल एक बार यहाँ पे आ सकता है। अब ये बाकी कंपाउंड को फुलफिल कर रहा है, पर अपने को पूछा गया टोटल नंबर ऑफ आइसोमर्स। तो आइसोमेरिज्म यहाँ पे कैसे हो सकती है कि हमारे पास ये जो मिथाइल है इसकी पोजीशन चेंज हो सकती है। तो हमारे पास इसकी पोजीशन एक बार ऑर्थो पे रख दी आपने, एक बार मेटा पे रख दी, एक बार मेटा पे रख दी और एक बार पैरा पे रख दी, यानी यहाँ पे पैरा पे रख दी। तो इस तरह से हमारे पास जो टोटल आइसोमर्स बन जाएंगे इसके वो कितने बन जाएंगे, टोटल 3 आइसोमर बन जाएंगे। इसलिए हमारा 21 का जो आंसर है वो हो जाएगा 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 22, द सम ऑफ नंबर ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड्स फॉर्म्ड बिटवीन 2 कार्बन एटम्स इन कैल्शियम कार्बाइड। तो कैल्शियम कार्बाइड को अपन देखें तो ये Ca2 प्लस C2 2 माइनस में डिसोसिएट होता है, C2 2 माइनस को अपन रिप्रेजेंट इस तरह से करेंगे। तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड कितना है 1, पाई बॉन्ड कितने 2, तो इनका सम करेंगे 1 + 2 विच इज़ 3। तो हमारा यहाँ पे आंसर क्या होगा 3 हो जाएगा। ठीक है, अब हम क्या कर रहे हैं 23 क्वेश्चन को देख रहे हैं। 23 में हमें बोला गया कि हाउ मेनी ऑप्टिकली एक्टिव स्टीरियोआइसोमर आर पॉसिबल फॉर ब्यूटेन 2,3 डाइओल। तो ब्यूटेन 2,3 डाइओल हमारे पास क्या होगा, ये वाला मॉलिक्यूल होगा। ठीक है, यहाँ पे नंबर ऑफ स्टीरियो सेंटर ये हो गए। तो नंबर ऑफ स्टीरियो आइसोमर यदि हम कैलकुलेट करेंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 2 to the power 2 - 1 प्लस 2 to the power क्या हो जाएगा 2/2 - 1, तो 2 to the power 1 हो गया प्लस 2 to the power 0 यानी 3 हो गया। ठीक है, पर टोटल 3 आइसोमर्स में से ऑप्टिकली एक्टिव कितने होंगे वो अपने को चेक करना है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, इसका अपन रिप्रेजेंटेशन देख लेते हैं CH3
यहाँ पर एक बार OH OH दोनों सेम साइड में हो गए, एक ये आइसोमर बन सकता है। और ये आइसोमर क्या है, मीजो है, POS आ रहा है इसमें, प्लेन ऑफ सिमेट्री आ रही है, कायरल सेंटर भी है इसमें, तो इसका कंपाउंड क्या बोलेंगे, मीजो, तो इसका मिरर इमेज एग्जिस्ट नहीं करेगा। बट हमारे पास यदि हम OH की पोजीशन को इस तरह से रख दें, ठीक है, ये आइसोमर भी पॉसिबल है, CH3 CH3। अब यहाँ पर कोई भी प्लेन ऑफ सिमेट्री नहीं है या सेंटर ऑफ सिमेट्री भी नहीं है, तो ये कंपाउंड क्या हो जाएगा, ये कायरल मॉलिक्यूल हो जाएगा, तो इसका एक मिरर इमेज भी एग्जिस्ट करेगा। यहाँ पर OH OH मिथाइल मिथाइल, ठीक है। अब ये दोनों जो मिरर इमेज एक दूसरे क्या कहलाए, इनहेंशियोमर है, प्लस दोनों ही के दोनों कायरल मॉलिक्यूल है, तो यहाँ पर टोटल ऑप्टिकली एक्टिव या कायरल मॉलिक्यूल्स कितने हो गए, 2। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा यहाँ पर 23 का, वो हो जाएगा 2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में बोला गया कि हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो यहाँ पर बोला गया कि न्यूक्लियोफाइल मेक्स रेयर मीन्स बैक साइड से, ठीक है, कि बैक साइड से अटैक हो रहा है, इन SN2 रिएक्शन एंड एक्सपेल्स द लिविंग ग्रुप फ्रॉम फ्रंट साइड। तो हमारे पास में लेट से कोई भी एलाइड है, यानी हमारे पास ये इस तरह से कोई हेलाइड है, ठीक है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल इस पर अटैक कर रहा है, तो न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, SN2 रिएक्शन बैक साइड से आता है और हेलोजन लीव करता है फ्रंट साइड से। तो ये स्टेटमेंट क्या है, फर्स्ट स्टेटमेंट अपना ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। सेकंड देखते हैं, सेकंड में हमारे पास क्या दिया हुआ, CH3OCH डबल बॉन्ड CH2, इसका HBr के साथ में यदि आप रिएक्शन करते हैं तो हमारे पास जो एडिशन होगा वो कैसे होगा, H+ का, ये H+ पे अटैक करेगा, तो इनिशियली हमारे पास कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन हो जाएगा यहाँ पर, और फिर उस पर Br- का अटैक हो जाएगा, CH3OCBr ठीक। तो ये जो एडिशन हो रहा है वो किस रूल के हिसाब से हो रहा है, मार्कोनिकॉफ एडिशन हो रहा है, जबकि यहाँ पे क्या दिया हुआ है, एंटी मार्कोनिकॉफ, तो ये एक फॉल्स स्टेटमेंट है। बाकी ऑप्शंस को चेक कर लेते हैं। बाकी ऑप्शंस में देखिए, द बेसिसिटी ऑफ हैलाइड्स डिक्रीजेज इन द ऑर्डर, कि हमारे पास बेसिसिटी का ऑर्डर पहले सबसे ज़्यादा फ्लोरीन का, फिर क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, तो ठीक है, जैसे जैसे ग्रुप में साइज इंक्रीज होता है तो स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होता है, स्टेबिलिटी ऑफ एनायन इंक्रीज होता है, तो उसके लोन पेयर डोनेशन टेंडेंसी डिक्रीज हो जाती है, तो बेसिसिटी क्या हो जाएगी, बेसिसिटी डिक्रीज करेगी, ठीक है। जैसे जैसे स्टेबल एनायन होगा तो वो अपना जो लोन पेयर है या नेगेटिव चार्ज उसको डोनेट इजीली नहीं कर पाएगा, तो बेसिसिटी डिक्रीज होगी, तो ये अपना स्टेटमेंट ठीक है बेसिसिटी का। फिर पूछ रहा है बट द न्यूक्लियोफिलिसिटी इज रिवर्स, तो हमारे पास यदि न्यूक्लियोफिलिसिटी जो होगी वो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में क्या होगी, I-, देन Br-, देन Cl-, देन F-, तो ये स्टेटमेंट भी सही है कि हमारे पास पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट में क्या होगा, इसका लेस हाइड्रेशन होगा, लेस हाइड्रेशन होने की वजह से ये मोर न्यूक्लियोफिलिक होगा। लेस हाइड्रेशन क्यों हो रहा है, क्योंकि ये साइज में ड्यू टू मोर साइज, बड़ी साइज की होने की वजह से। इसको आप यदि डिटेल में देखना समझना चाहे तो कैसे समझ सकते हैं कि हमारे पास जैसे F- है, ठीक है, ये एक छोटा एटम है और I- एक बड़ा एटम है, इस तरह से। अब जो पोलर प्रोटेक्ट सॉल्वेंट लाइक वाटर हमने लिया, तो वाटर क्या करेगा, H2O, इसके एक तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी काफ़ी ज़्यादा है तो इसके चारों तरफ काफ़ी लेयर्स में अटैच होगा, बट I- की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी भी स्लाइटली कम है, तो इस पे H2O मॉलिक्यूल सराउंडिंग में थोड़े कम ही होंगे, तो यहाँ पर इसकी आयनिक मूवेबिलिटी जो होगी वो लार्ज होगी, आयनिक मूवेबिलिटी मोर होगी। अब यदि ये इजीली मूव कर सकता है तो ये अटैक करने की टेंडेंसी भी यहाँ पर I- की ज़्यादा होगी, देन F- यहाँ पर बाउंड हो जाएगा, यहाँ पर ये अब मूव नहीं कर सकता, यहाँ पर इसकी मूवेबिलिटी जो है वो डिक्रीज हो गई है, तो यहाँ पर इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। यदि यहाँ पर पोलर प्रोटिक नहीं दिया हुआ था, पोलर एप्रोटिक दिया होता, तब हमारे पास न्यूक्लियोफिलिसिटी का ऑर्डर भी सेम ही होता जैसा बेसिसिटी का ऑर्डर है। तो हमारा जो थर्ड स्टेटमेंट है वो अपना क्या है, यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट है, यानी ट्रू स्टेटमेंट है, ठीक है। नेक्स्ट स्टेटमेंट चेक करते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट में दिया गया कि द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट ऑफ द पोलैरिटी ऑफ द सॉल्वेंट, ये अपना गलत स्टेटमेंट है। क्यों, क्योंकि हमारे पास SN2 रिएक्शन क्या होती है कि हमारे पास RX है, कोई भी न्यूक्लियोफाइल उस पर आया तो हमारे पास एक ट्रांजिशन स्टेट बनती है, ट्रांजिशन स्टेट में न्यूक्लियोफाइल भी अटैच हो रहा होता है R से, और ये भी हेलोजन भी अटैच हो रहा होता है, तो ओवरऑल हमारे पास ट्रांजिशन स्टेट पे नेगेटिव चार्ज होता है, del- चार्ज, ठीक है। तो यदि कोई भी ट्रांजिशन स्टेट चार्ज्ड है और उसको पोलर सॉल्वेंट में डिसॉल्व कर दिया तो हमारे पास ये क्या होगी, ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज हो जाएगी, स्टेबलाइजेस इन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट में ट्रांजिशन स्टेट स्टेबलाइज होगी,
तो स्टेबलाइज होगी तो रिएक्शन क्या होगी, फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाना चाहिए। यदि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी दैट मीन्स SN2 रिएक्शन मोर फिजिबल होगी। दैट मीन्स ये स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है कि पोलैरिटी ऑफ सॉल्वेंट पे डिपेंड करती है। ठीक है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। यहाँ पे द रेट ऑफ SN2 रिएक्शन इज इंडिपेंडेंट, इंडिपेंडेंट में कि रिएक्शन डिपेंड नहीं करे, पर सॉल्वेंट की पोलैरिटी पे SN2 रिएक्शन डिपेंड करता है, तो ये स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगा। फिफ्थ देखते हैं कि सिग्मा कॉम्प्लेक्स और एरिनियम आयन इज रेजोनेंस है स्टेबलाइज। ये स्टेटमेंट ट्रू है। क्यों? क्योंकि हमारे पास एरिनियम आयन क्या होता है, हमारे पास एरिनियम आयन कुछ इस तरह से होता है कि हमारे पास जब हेलोजन जुड़ा हुआ है और कोई भी न्यूक्लियोफाइल वहाँ पर अटैक करे, ठीक है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स, या आप जो कार्बोकेटाइन का फॉर्मेशन करते हैं फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन में, उसमें क्या करते हैं, सॉरी एरिनियम आयन कार्बोकेटाइन वाला है, यहाँ पर हेलोजन है, ये यहाँ पर कोई भी ग्रुप आपने जोड़ दिया और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल का अटैक करा रहे हैं, ये क्या हो जाएगा, यहाँ पर इस तरह से ग्रुप प्लस ये इलेक्ट्रोफाइल। तो हमारे पास अब ये जो है ये रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड का मिल रहा है अपने को। डेट मीन्स ये जो आयन बन रहा है ये हमारा रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, जो कि स्टेटमेंट में कहा गया है, इसलिए ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। ठीक है, तो हमें यहाँ पर करेक्ट स्टेटमेंट आइडेंटिफाई करने थे। ट्रू स्टेटमेंट कितने हैं यहाँ पे, 1 2 3, तो हमारा जो आंसर हो जाएगा 25 का कि ट्रू स्टेटमेंट्स यहाँ पर 3 है और बाकी स्टेटमेंट फॉल्स है। ठीक है, इस तरह हमने टेस्ट नंबर 11 कर लिया। अब हमारा टेस्ट नंबर 12 हम डिस्कस करेंगे। तो पहला क्वेश्चन ही हमारे पास दिया हुआ है, मेजर प्रोडक्ट फॉर्म्ड इन द रिएक्शन। तो यहाँ पर हमारे पास देखिए ये फ्रेडल क्राफ्ट रिएक्शन टाइप इलेक्ट्रोफिलिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। तो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में ये वाला जो ग्रुप है ये +M ग्रुप है। तो +M ग्रुप है तो ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बेंजीन पे बढ़ाएगा, प्लस ये हमारा ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है। तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ अटैच होगा, यहाँ से ये नेगेटिव यहाँ आएगा और नेगेटिव यहाँ पे जाके अटैच होगा ऑर्थो और पैरा पे, पैरा ब्लॉक्ड साइड, तो यहाँ पर ऑर्थो पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आके अटैच हो जाएगा। अब इसी बेंजीन रिंग पे क्यों आके अटैच हुआ, क्योंकि इस बेंजीन रिंग की इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा है ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ OCH3 +M ग्रुप। ठीक है, इस वाले बेंजीन से क्यों नहीं किया, क्योंकि इससे जुड़ा हुआ नहीं है। यहाँ पर OCH3 है तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी इस ऑर्थो पोजीशन पे ज़्यादा होगी, तो इलेक्ट्रोफाइल वहीं ज़्यादा जाके अटैच होगा जहाँ पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज़्यादा हो। तो हमारा ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है सेकंड में हमें बोला गया विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड फैक्ट्स ऑफ डी ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड बाय इट्स ओपन चेन स्ट्रक्चर। तो हमारे पास में डी ग्लूकोज यूनिट में देखिए, डिस्पाइट हैविंग द एल्डिहाइड ग्रुप ग्लूकोज डज नॉट गिव शिफ्ट टेस्ट एंड 2,4-DNP टेस्ट। तो हमारे पास क्या होता है कि जो एल्डिहाइड और ग्लूकोज है, ग्लूकोज में हमारे पास ये जो OH है ये एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करके ये साइक्लिक हेमिएसिटल स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन कर लेता है और मोस्टली इसी स्टेट में रहता है। तो अब इस स्ट्रक्चर के बनाने के बाद में हमारे पास यहाँ पर CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है। अब CHO ग्रुप प्रेजेंट नहीं है तो वो शिफ्ट टेस्ट और 2,4-DNP टेस्ट नहीं देगा, तो ये वाला टेस्ट नहीं दे रहा। इसका जस्टिफिकेशन इसका साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ग्लूकोज NaHSO3 के साथ भी रिएक्शन नहीं दे रहा, तो NaHSO3 के साथ भी रिएक्शन कब होगी, जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो। बट यहाँ पर तो अब OH हाइड्रोक्सिल ग्रुप और इथर लिंकेज है, तो ये वाला टेस्ट भी नहीं देगा। सही है, द पेंटा एसिटेट ऑफ ग्लूकोज डज नॉट रिएक्ट विद हाइड्रोक्सिल एमाइन NH2OH। NH2OH के साथ भी तभी रिएक्शन हो सकती थी जब एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट हो, क्योंकि हमारे पास जो कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं वही NH2OH के साथ में रिएक्शन करके ऑक्साइम का फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि इन इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर से, यानी कैन नॉट, इसके ओपन चेन स्ट्रक्चर ग्लूकोज कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाय इट्स ओपन, कि हमारे पास ये जो तीनों प्रॉपर्टी ग्लूकोज शो कर रहा है ये इसके ओपन चेन से तो हो नहीं सकती, क्योंकि ओपन चेन में तो हमारे पास एल्डिहाइड ग्रुप है, तो एल्डिहाइड ग्रुप प्रेजेंट है तो अपने पास ये सारे टेस्ट देने चाहिए। बट ये टेस्ट ये ग्लूकोज यूनिट नहीं शो कर रही है, इसको एक्सप्लेन किससे करेंगे, इसके साइक्लिक स्ट्रक्चर से। तो यहाँ पर जो आंसर हो जाएगा वो अपना हो जाएगा ऑप्शन डी, कि तीनों के तीनों ही स्टेटमेंट्स को इसका ओपन चेन स्ट्रक्चर एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा डी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3, इथाइलिन डाइब्रोमाइड ऑन हीटिंग विद मेटेलिक सोडियम इन ईथर यील्ड्स। इथाइलिन डाइब्रोमाइड से क्या मतलब है कि CH3 CH, यहाँ पे Br, यहाँ पे भी Br। ठीक है, सो इथाइल ये हो गया, फिर Br यहाँ पे CH CH3। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, सिंपली जैसे वुड्स रिएक्शन में होता है वैसे फ्री रेडिकल टाइप से बनेगी। क्या बन जाएंगे, CH3 CH, यहाँ पे ऐसे, यहाँ पे भी ऐसे, और कंबाइन कर लेंगे। ये कंबाइन करके क्या बना लेंगे, CH3 CH डबल बॉन्ड CH CH3।
यानी ब्यूटूइन। तो हमारा जो आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फोर्थ क्वेश्चन में हमारे पास में यहाँ पर क्या दिया हुआ है, ये एस्टर है। एस्टर मेजर फंक्शनल ग्रुप है, तो नंबरिंग ऐसे करेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तो इसका नाम क्या होगा, एस्टर के लिए सबसे पहले एल्काइल लेते हैं, तो यहाँ पे इथाइल है। ठीक है, 4 पे क्या है, हाइड्रोक्सिल, 4 हाइड्रोक्सिल। ठीक है, ऑक्ट हो गया। ऑक्ट के बाद में 5 इन यहाँ पर मिथाइल भी था, तो इथाइल करने के बाद में अपने पास 4 हाइड्रोक्सी 7 मिथाइल, 4 हाइड्रोक्सिल 7 मिथाइल। ठीक है, ऑक्ट 5 इन कितने हो जाएंगे, 1 OH। अब यहाँ पर एक मिसप्रिंट है कि यहाँ पर हाइड्रोक्सिल जो ग्रुप है, हाइड्रोक्सी होता है, हाइड्रोक्सिल नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पर कहीं पे भी 4 नहीं दिया हुआ है, तो ये मिसप्रिंट है यहाँ पर किसी एक ऑप्शन में जो मैच कर रहा है बाकी रिक्वायरमेंट्स को, उसमें ये होगा इथाइल यहाँ पर 7 मिथाइल दिया हुआ है, ऑक्ट 5 इन 1 OH, यानी यहाँ पर ये 4 की जगह, यहाँ पर 2 की जगह 4 होगा। इथाइल 4 हाइड्रोक्सी 7 मिथाइल ऑक्ट 5 इन 1 OH, तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 में बोला गया कि नंबर ऑफ ड्यूटेरियम एक्सचेंज। तो इस तरह के जो ड्यूटेरियम एक्सचेंज होते हैं उनमें क्या होता है, नंबर ऑफ अल्फा एच काउंट कर लीजिए। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा एच कितने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन 2 है, तो यही सब ड्यूटेरियम से एक्सचेंज हो जाएंगे, यानी NaOD D2O के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो हमारे पास जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा। यहाँ पे ड्यूटेरियम लग जाएगा, यहाँ पर भी ड्यूटेरियम लग जाएगा, तो हमारा जो आंसर है वो हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 14, इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स A इज मोर स्टेबल देन B। तो हमारे पास यहाँ पर फ्री रेडिकल है, ये सेकेंडरी है और ये टर्सरी है, कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये होगा, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ 3+ I ग्रुप्स। तो फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, +I ग्रुप की प्रेजेंस में ज़्यादा स्टेबल होगा। यहाँ पर देखिए कौन सा ज़्यादा स्टेबल होगा, ये क्यों, ये कार्बन क्या हो जाएगा sp2, तो sp2 होने की वजह से 3 मेंबर रिंग में मोर एंगल स्ट्रेन होगा, मोर एंगल स्ट्रेन की वजह से अनस्टेबल होगा, और स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी 5 मेंबर की, यहाँ पर लेस एंगल स्ट्रेन होगा। ओके, तो ये वाला भी ऑर्डर अपने पास फॉलो नहीं हो रहा। सी में देखें, सी में हमारे पास में यहाँ पे क्या है, फ्री रेडिकल बन रहा है sp2 कार्बन पे, तो ये और यहाँ पर ये फ्री रेडिकल क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड, तो दोनों में से कौन सा फ्री रेडिकल स्टेबल होगा, ये वाला स्टेबल होगा। ठीक, इसको आप इस तरह से भी समझ सकते हैं कि हमारे पास यदि फ्री रेडिकल बनाया होगा कि यहाँ पर कोई भी ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेट्स हेलोजन जुड़ा हुआ है, ठीक है, यहाँ पर कोई भी CH3 या हेलोजन कुछ भी, तो ये इस बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए आपको काफ़ी एनर्जी देनी पड़ेगी, तब जाके यहाँ पे फ्री रेडिकल बनेगा। तो यदि आप सिस्टम में एनर्जी दे रहे तो उसकी स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी, और यहाँ पर रेजोनेंस स्टेबिलिटी की वजह से बढ़ रहा है, क्योंकि रेजोनेंस में क्या होता है, रेजोनेंस एनर्जी रिलीज होती है। ठीक है, डी ऑप्शन में चेक करें, डी में हमारे पास यहाँ पर ये 3 तरफ क्या लगे हुए हैं, PH लगे हुए हैं, तो यहाँ पर रेजोनेंस होगा, और यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है, 3 तरफ मिथाइल जुड़ा हुआ है, यहाँ पर मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो यहाँ पर रेजोनेंस होने की वजह से स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। तो यहाँ पर अपने को पूछा गया था कि A इज़ मोर स्टेबल देन B होना चाहिए, तो ऐसा ऑप्शन डी में ही सेटिस्फेक्ट हो रहा है, तो हमारा ऑप्शन डी जो हो जाएगा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 17 में हमारे पास यहाँ पे कंसनट्रेट NaOH दिया हुआ है और कोई भी अल्फा एच नहीं है, नो अल्फा एच, तो इट मस्ट बी कैनिजारो रिएक्शन। तो ये कैनिजारो रिएक्शन कौन सी होगी, ये होगी इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन। इंटरनल कैनिजारो रिएक्शन में क्या होगा कि हमारे पास यहाँ पर PH C डबल बॉन्ड O CH डबल बॉन्ड O है। ठीक है, अब हमारे पास कंसनट्रेट OH है, OH माइनस का अटैक कहाँ होगा, अपना OH माइनस का अटैक इस पे होगा, क्यों, क्योंकि इस डेल प्लस चार्ज, यहाँ पर डेल प्लस चार्ज ज़्यादा है, यहाँ पर जो डेल प्लस चार्ज होगा वो न्यूट्रलाइज होगा PH के +M इफेक्ट की वजह से, तो OH माइनस अटैक हुआ, ये इधर आ गया, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH C डबल बॉन्ड O CH OH O माइनस। ठीक है, अब यहाँ पे भी हाइड्रोजन है, अब ये O माइनस बैक आएगा, ये हाइड्राइड ट्रांसफ़र होगा, ये स्टेप क्या होता है, RDS स्टेप होता है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र। ठीक है, हाइड्राइड ट्रांसफ़र और ये O माइनस, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH C H O माइनस, यहाँ पे C डबल बॉन्ड O OH। ठीक है, तो यहाँ पर आप क्या हो जाएगा, प्रोटॉन ट्रांसफ़र हो जाएगा, सिंपली H प्लस ट्रांसफ़र, प्रोटॉन ट्रांसफ़र होता है, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, PH CH OH अपने पास C डबल बॉन्ड O माइनस, और सोल्ट Na प्लस बन जाएगा। तो ऐसा कौन से ऑप्शन में मैच कर रहे हैं, ऑप्शन बी में ऐसा मैच कर रहा है, इसलिए ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है
22 में बोला गया कि अमोंग द कंपाउंड्स बेंजीन, कार्बन टेट्राक्लोराइड, नेप्थलीन, बेंजोइक एसिड, आइसोक्टेन एंड एंथ्रासीन, हाउ मेनी कैन बी प्योरीफाइड बाय सब्लिमेशन। तो सब्लिमेशन प्रोसेस कब यूज़ करते हैं? जब हमारे पास में किस तरह का हो कि हमारे पास जब सॉलिड को डायरेक्टली अपन क्या कर रहे हो, वेपर में कन्वर्ट कर रहे हो। और ऐसा कब यूज़ करते हैं? ये सब्लिमेशन प्रोसेस है कि अपने पास कोई भी एक आइदर रिएक्टेंट या इम्प्योरिटी सब्लिमेबल हो और दूसरा नॉन सब्लिमेबल हो, तब सब्लिमेशन प्रोसेस का अपन यूज़ करते हैं फॉर सेपरेशन। तो हमारे पास सब्लिमेशन प्रोसेस अपन किस किस के सेपरेशन के लिए यूज़ कर सकते हैं? अपने पास कैम्फर, अपने पास जो कैम्फर तो काफ़ी यूज़ करते हैं अपन डेली लाइफ में, नेप्थलीन हो गया, एंथ्रासीन हो गया, एंथ्रासीन के अलावा बेंजोइक एसिड, NH4Cl, HgCl2, इन सब को आपको याद रखने के लिए बढ़िया है क्योंकि ये सब हमारे सिलेबस में पॉइंट्स हैं। तो आप इनको पॉइंट्स को या इनको याद रखेंगे कि इन कंपाउंड्स को आप क्या कर सकते हैं, सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट आउट कर सकते हैं क्योंकि इनमें क्या हो रहा है, इनमें नॉन वोलेटाइल इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। ठीक है, तो हमारे पास ये मेनली यूज़ होने वाले कंपाउंड्स है। तो हमारे पास यहाँ पर आप मैच कर लेते हैं कौन कौन से कंपाउंड सब्लिमेबल में आ रहे हैं। नेप्थलीन आ रहा है हमारे पास में, एंथ्रासीन आ रहा है, उसके अलावा बेंजोइक एसिड आ रहा है। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नेप्थलीन दिया हुआ है, एंथ्रासीन दिया हुआ है और बेंजोइक एसिड भी दिया हुआ है। बाकी सारे के सारे जो हैं वो सब्लिमेशन प्रोसेस से सेपरेट नहीं किए जा सकते। तो हमारा 22 का जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 में बोला गया टोटल नंबर ऑफ इलेक्ट्रोफाइल्स। इलेक्ट्रोफाइल्स क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। ठीक है, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज कौन कौन सी है यहाँ पर NO2+, ये पॉजिटिवली चार्ज स्पीसीज है और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। सल्फर, ये SO3, ये भी इलेक्ट्रोफाइल की तरह बिहेव करता है। क्यों? क्योंकि हमारे पास यहाँ पर यदि इसको आप शो करना चाहें तो यहाँ पर SO, यहाँ पर माइनस 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 और यहाँ पर 3+ हो जाएगा। तो चार्ज पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल आके अटैक कर सकता है। Cn- न्यूक्लियोफाइल है, F- भी न्यूक्लियोफाइल है, CCl4 ऑक्टेट कंप्लीट है, कंप्लीट ऑक्टेट, जिसकी वजह से ये भी एज ए इलेक्ट्रोफाइल यूज़ नहीं होगा, नॉट इलेक्ट्रोफाइल। अमोनिया अपने पास न्यूक्लियोफाइल है, कार्बिन हमारे पास डाइक्लोरोकार्बिन, ये सब इलेक्ट्रोफाइल है। तो इलेक्ट्रोफाइल्स हमारे पास कौन कौन से हो गए? हमारे पास इलेक्ट्रोफाइल हो गया NO2+, उसके बाद हो गया SO3 और हमारे डाइक्लोरोकार्बिन। तो हमारे पास कितने इलेक्ट्रोफाइल हो गए? 3। तो हमारा 25 का जो आंसर हो जाएगा वो आंसर 3 हो जाएगा। ठीक है, इस तरह आज हमने 11 और 12 पेपर के ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के क्वेश्चंस डिस्कस कर लिए।